Welcome to my YouTube channel. Now I am going to start second chapter, class 11 accountancy, business study. That is the form of business organization. फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग कई पार्ट में हमने वीडियो बनाया है. पहले पार्ट 1 डिस्कस करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप. तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है पहले हमें ये जानना है. उससे पहले हमें ये जानना है कि फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 5 तरह के फॉर्म होते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी. 5 फॉर्म होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के. If one is planning to start a business or is interested in expanding an existing one, an important decision related to the choice of the form of organization. बहुत सारे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो कौन सा हम सिलेक्ट करेंगे हमारे ऊपर डिपेंड करता है. द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म इज डिटरमाइंड बाय वेटिंग द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट वन ऑन रिक्वायरमेंट. सभी के कुछ ना कुछ एडवांटेज है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है, तो हम लोग एक एक करके सब डिस्कस करेंगे. वेरियस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमने अभी बताया, 5 तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला मालिक होता है बिजनेस का. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में पूरे फैमिली के लोग बिजनेस के मालिक होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस में. पार्टनरशिप में कुछ लोग होते हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, वे लोग सब मिलकर के बिजनेस करते हैं. कोऑपरेटिव में कुछ लोग अपने कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए एक साथ मिलकर के बिजनेस करते हैं, कोऑपरेटिव बोलते हैं. जॉइंट स्टॉक कंपनी हजारों लोग, लाखों लोग मिल करके एक साथ पैसा लगा करके एक कंपनी फॉर्म करके बिजनेस करते हैं, उसको हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं. तो एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है वो जानेंगे. जिस बिजनेस में सिर्फ अकेला ही मालिक हो, उसके साथ कोई देने वाला ना हो, उसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं. अकेला मालिक हो. सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ऑनर एक ही होता है, मैनेजर भी एक ही होता है, कंट्रोलर भी होता है, सबका एक ही आदमी होता है, और सारे प्रॉफिट और सारे रिस्क को अकेला ही बियर करता है. सोल का मतलब होता है ओनली, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर. तो ओनली ऑनर, ओनली वन ऑनर जिसमें होता है, उसी को हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं. दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज पर्टिकुलरली कॉमन इन एरिया ऑफ पर्सनलाइज सर्विस, जहाँ पे होता है, जहाँ पे पर्सनल टच की ज़रूरत है. कस्टमर को हमें खुद से सब कुछ करके देना है, जैसे ब्यूटी पार्लर हुआ, हेयर सैलून हुआ, स्मॉल स्केल एक्टिविटी लाइक रनिंग अ रिटेल शॉप इन अ लोकेलिटी. तो वहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, ज़्यादा अच्छा माना जाता है. नेक्स्ट, डिफिनेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ डेफिनेशन हैं. सोल ट्रेडर जेएल हैंसन के हिसाब से सोल ट्रेडर एक ऐसे टाइप का बिजनेस यूनिट है जहाँ पे पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल. खुद ही कैपिटल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, खुद ही रिस्क को बियर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और खुद ही बिजनेस को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. एक और डेफिनेशन है, द इंडिविजुअल प्रोप्राइटर इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट द हेड ऑफ विच stand an individual as one who is responsible, who direct operation and who alone run the risk or failure. एक ऐसा इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप जिसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, एक इस टाइप का बिजनेस है जिसका जो हेड होता है एक ही आदमी होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है, वही ऑपरेशन के लिए को डायरेक्ट भी करता है, वही रिस्क ऑफ फेलर के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या क्या फीचर्स है. पहला तो इसमें एक ही मालिक होता है, प्रॉफिट कोई शेयर करने वाला नहीं होता है, वन मैन कैपिटल भी लगा होता है, इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, लेस लीगल फॉर्मेलिटी होता है, वन मैन कंट्रोल होता है. एक एक करके हम लोग इसके फीचर्स डिस्कस करेंगे. क्या फीचर्स है. पहला फीचर है फॉर्मेशन एंड क्लोजर. देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करने वाला कोई रूल्स नहीं है. सोल प्रोप्राइटरशिप का लिए कोई सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया है. मतलब आप अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, अकेला बिजनेस करना चाहते हैं, तो किसी भी कानून के तहत आपको कोई प्रोसेस में नहीं जाना पड़ेगा. हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटी आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस.
थ्रो सम केसेस वन में रिक्वायर लाइसेंस, कुछ केसेस में जैसे आप लीकर का बिजनेस करना चाहते हैं तो इस टाइप के कुछ केसेस में आपका सोल प्रोवाइडरशिप में भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। क्लोजर ऑफ द बिजनेस कैन ऑल्सो बी डन ईजिली, आप जब चाहे तब बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जब चाहे तब बिजनेस को बंद कर सकते हैं, आप ही बिजनेस के मालिक हैं। देयर इज ईज ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज क्लोजर ऑफ बिजनेस, फॉर्मेशन और क्लोजर दोनों में ही एकदम आसानी है। दूसरा इसका फीचर है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, सोल प्रोवाइडरशिप के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। क्या होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी? इसका ये मतलब होता है कि ऑनर जो है पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट इन केस द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल द डेप्ट। मान लेते हैं बिजनेस के पास एसेट्स 10 लाख का है और लाइबिलिटी 20 लाख का है, या लाइबिलिटी 25 लाख का है और एसेट 10 लाख का है, तो बिजनेस का एसेट बेच करके हम लाइबिलिटी पे नहीं कर पाएंगे। कर भी देंगे, मान लो 10 लाख का एसेट बेच के हमने लाइबिलिटी पे कर भी दिया, फिर भी 15 लाख की लाइबिलिटी बच जाएगी। तो ये 15 लाख की लाइबिलिटी कौन पे करेगा? तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप ही पे करेगा। तो इस तरह की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं। मतलब जिसमें जिसमें ऑनर को ही बिजनेस की लाइबिलिटी को अपने पर्सनल एसेट से पे करना पड़ेगा, कुछ घर से पैसा लाके उसको घर से पैसा लाके सारे लाइबिलिटी को पे करना पड़ेगा। तो ऐसे लाइबिलिटी को अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। As such, the owner's personal possession, such as his personal car, other assets, could be sold for repaying the debt. उसके घर का एसेट ला करके बेच करके और बिजनेस का लोन पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो कि सोल प्रोवाइडरशिप में होता है। सपोज द टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी जो है किसी फर्म का 80,000 है और उसके एसेट्स जो है 60,000 है। अब एसेट बेच के भी तो हम 60 ही पेमेंट कर पाएंगे, 20 तो बच जाएगा। तो 20 के लिए उसको पर्सनल घर से पैसा ला करके पेमेंट करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो इसका फीचर है। सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट, इसमें जो ऑनर है वही रिस्क भी लेता है और वही प्रॉफिट भी लेता है, कोई उसको बांटने वाला नहीं है। रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस बॉर्न ऑल अलोन बाय द सोल प्रोप्राइटर। हाउएवर इफ द बिजनेस इज सक्सेसफुल द प्रोप्राइटर एंजॉय ऑल द बेनिफिट। बिजनेस अगर सक्सेस है तो प्रोप्राइटर को बेनिफिट मिलेगा, फेल है तो उसे लॉस होगा। ही रिसीव ऑल द बिजनेस प्रॉफिट विच बिकम द डायरेक्ट रिवार्ड ऑफ हिज रिस्क बियरिंग। खुद ही रिस्क ले रहा है इसलिए उसको सारे बिजनेस का प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन लॉस भी होगा तो सारा लॉस उसे ही होगा। नेक्स्ट है कंट्रोल। बिजनेस को कंट्रोल वो अकेला करेगा। द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजन लाइज एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोवाइडरशिप। सारे राइट्स जो हैं बिजनेस को कंट्रोल करने का, डिसीजन लेने का, सब उसी के पास रहता है। ही कैन कैरी आउट हिज प्लान विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर। वह किसी के बिना इंटरफेयर के काम कर सकता है, क्योंकि अकेला मालिक है, वो खुद ही डिसीजन लेना है उसको, इसलिए कोई किसी का उसमें इंटरफेयर नहीं होता है। नेक्स्ट है नो सेपरेट एंटिटी। बिजनेस और ऑनर जो होते हैं अलग अलग होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेपरेट एंटिटी। लेकिन इसमें ऑनर का पैसा बिजनेस का पैसा को एक ही माना जाता है, ऑनर को और बिजनेस को भी एक ही माना जाता है। ऑनर का पैसा बिजनेस का पैसा सेम माना जाता है, और बिजनेस और ऑनर दोनों को क्या माना जाता है? सेम माना जाता है। तो इसमें कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। इन द आइज ऑफ द लॉ नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन सोल ट्रेडर और उसके बिजनेस में कोई डिफरेंस नहीं माना जाता है। एज बिजनेस डज नॉट हैव अ आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ऑनर, क्योंकि और ऑनर के हटते ही बिजनेस की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, इसलिए इसको ऑनर से अलग नहीं माना जाता है। द ऑनर इज देयर फॉर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जितनी एक्टिविटी होती है सभी के लिए ऑनर ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। बिजनेस बहुत दिनों तक नहीं चल पाता है, क्योंकि अकेला वो चलाता है बिजनेस। अगर उसका डेथ हो गया, पागल हो गया, या जेल में चला गया, फिजिकली कोई दिक्कत आ गई, या वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो इस केस में उसका बिजनेस पे उसका इफेक्ट पड़ता है, और यहाँ तक कि उसका बिजनेस बंद भी हो सकता है। मेरिट्स देखते हैं, क्या क्या मेरिट्स है इसका। सेंस ऑफ एकम्प्लिसमेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट इंसेंटिव, क्विक डिसीजन मेकिंग एंड ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ये इसके मेरिट्स हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेरिट है क्विक डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे इसे खुद ही डिसीजन लेना है,
तो सोल प्रोप्राइटरशिप को अपने डिसीजन के लिए उसको फ्रीडम है, किसी भी तरह का कभी भी डिसीजन लेने के लिए वो फ्री है। इसके डिसीजन जल्दी ले पाता है, वो डिसीजन बहुत जल्दी ले पाता है, क्योंकि उसे किसी से भी कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो अकेला मालिक है, तो किसी से मीटिंग करके डिसीजन नहीं लेना है, तो वो खुद तुरंत डिसीजन ले सकता है। और जिसके कारण वो टाइमली कैपिटलाइजेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी एज एंड व्हेन दे अराइज, इसलिए वो मार्केट की अपॉर्चुनिटी को तुरंत ही कैप्चर कर पाता है। तो इसलिए क्विक डिसीजन मेकिंग से इस बिजनेस को फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा इसका है, इस बिजनेस का, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। आप अपने बिजनेस के ग्रो करने के लिए क्या क्या सीक्रेट काम कर रहे हैं वो आप ही को पता है। आप किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं बात, तो आपकी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी। सोल डिसीजन मेकिंग होने के कारण प्रोप्राइटर सारा इन्फॉर्मेशन जो बिजनेस का होता है वो कॉन्फिडेंशियल रखता है और सेक्रेसी मेंटेन रखता है, वो किसी को उससे बताना तो है नहीं। तो अब सोल ट्रेडर इज ऑल्सो नॉट बाउंड बाय लॉ टू पब्लिश फॉर्म्स अकाउंट। कंपनी में जिस तरह है कि अपने अकाउंट के सारे इन्फॉर्मेशन को आपको ऑनलाइन में डालना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, तो इसीलिए कॉन्फिडेंशियलिटी और भी बनी रहती है। नेक्स्ट है डायरेक्ट इंसेंटिव। सारा प्रॉफिट डायरेक्ट सोल प्रोप्राइटर को ही मिलता है, वो डायरेक्टली बेनिफिट रीप करता है। ही और सी इज द सोल रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट। सारा प्रॉफिट उसे खुद ही मिलता है। जब सारा प्रॉफिट खुद मिलता है तो और मेहनत करने का उसको मन करता है, बिजनेस को और आगे बढ़ाने का मन करता है। द नीड टू शेयर प्रॉफिट डज नॉट अराइज एज ही और सी इज द सिंगल ओनर। वो खुद ही अकेला मालिक है, तो शेयर प्रॉफिट को शेयर करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो सारा जब प्रॉफिट खुद ही मिलेगा तो खुद ही मन लगेगा काम करने में, बिजनेस में और अच्छी तरह से मन लगाए काम करता है। दिस प्रोवाइड मैक्सिमाइज इंसेंटिव टू द सोल ट्रेडर टू द वर्क हार्डर। इसके कारण और हार्ड वर्क करने का उसको एक तरह से इंसेंटिव मिलता है और उसे हार्ड वर्क करने का मन करता है। नेक्स्ट, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। वह उस बिजनेस को अपना मानता है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है उसको, काम करने में उसको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है क्योंकि उससे खुद का बिजनेस है। द नॉलेज दैट वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टू सेल्फ सेटिस्फेक्शन बट ऑल्सो इंस्टिल इन द इंडिविजुअल अ सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट एंड कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटी। उसे एकम्प्लिशमेंट मिलता है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि उसने कुछ किया, उसने अपने से कुछ किया, इससे उसका कॉन्फिडेंट ग्रो होता है। नेक्स्ट है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इस बिजनेस को फॉर्मेशन करना और क्लोज करना ये पहले ही डिस्कस कर दिए हैं। ये एकदम आसान है, कभी भी आप इसको बना सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी सेपरेट लॉ भी इसके लिए नहीं है सोल प्रोवाइडरशिप के लिए। तो सोल प्रोवाइडरशिप के बहुत कम रेगुलेशन, सरकार ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं करती, यहाँ तक कि सरकार इस बिजनेस को हेल्प भी करती है। तो इसको आसानी से स्टार्ट भी कर सकते हैं, आसानी से बंद भी कर सकते हैं, जब ऑनर चाहे तब स्टार्ट, जब ऑनर चाहे तब बंद कर सकता है। अब आते हैं हम लोग इसकी कुछ लिमिटेशंस है, इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। क्या क्या डिसएडवांटेज है वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला डिसएडवांटेज है, इसमें कैपिटल बहुत कम होता है, अनस्टेबल होता है, कभी भी बंद हो जाएगा, लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है और अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट होता है। एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है लिमिटेड रिसोर्सेस। इसमें जो रिसोर्सेस लगते हैं, पैसे लगते हैं, वो लिमिटेड लगता है, क्योंकि एक आदमी का पैसा लगता है और एक आदमी का पैसा बहुत ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो बिजनेस में अगर बिजनेस का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ, कस्टमर का लोड बढ़ गया, तो उसको वो पूरा नहीं कर पाता है। रिसोर्सेस ऑफ सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड टू हिज और हर पर्सनल सेविंग बोरोइंग फ्रॉम अदर्स। या तो अपना सेविंग का पैसा लगाएगा या तो किसी से उधार लेके पैसा लगाएगा, तो बस इतना ही पैसा लगा सकता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा वो पैसा नहीं लगा पाता है बिजनेस में। बैंक एंड अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन में हेजिटेट टू एक्सटेंड लॉन्ग टर्म लोन टू सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर को बैंक भी लोन देने से डरती है, क्योंकि अकेला मालिक है, बिजनेस कभी भी बंद हो जाएगा, तो इसीलिए इसको थोड़ा पैसा कलेक्ट करने में दिक्कत होती है। Lack of resources is one of the major reason why the size of the business rarely grow much. बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता है क्योंकि पैसे की बहुत कमी होती है एंड जनरली रिमेन स्मॉल, और छोटा का छोटा ही रह जाता है। इसका तीसरा लिमिटेशन है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। बिजनेस का लाइफ बहुत कम होता है, बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है। किसके ऊपर डिपेंड है?
ऑनर के ऊपर डिपेंड है। ऑनर जो है कभी भी मर सकता है, कभी भी पागल हो गया, कभी जेल में चला गया, फिजिकल प्रॉब्लम हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो बिजनेस पे उसका इफेक्ट पड़ता है, उसके कारण बिजनेस बंद हो जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये भी डिस्कस कर दिए हैं। बिजनेस में ऑनर जो है बिजनेस में पैसा लगाता है और बिजनेस जो है लोन लेता है बाहर से, लेकिन जब लोन पेमेंट नहीं कर पाता है, बिजनेस लोन नहीं पे कर पाता है, तो ऑनर को उस लोन को पे करना पड़ता है। तो इस तरह यहाँ लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ये इसका डिसएडवांटेज है। If the business fails to, the creditor can recover their dues not merely from the business asset but also from the personal assets of proprietor. ये बिजनेसमैन का जो घर का जो एसेट्स है उसको भी सारे क्रेडिटर को उस पर भी दावा ठोकते हैं, बोलते हैं कि आप अब पैसा नहीं दे पाए तो अपना घर बेच के दीजिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ए पुअर डिसीजन और एन अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस कैन क्रिएट सीरियस फाइनेंशियल बर्डन टू द ओनर। अब मान लेते हैं कोई गलत डिसीजन हमने बिजनेस में ले लिया और बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और हम लोन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा घर भी बिक जाएगा। दैट इज वाई सोल प्रोप्राइटर इज लेस इंक्लाइन टू टेक रिस्क इन द फॉर्म ऑफ इनोवेशन एंड एक्सपेंशन। अब इतना डर होने के कारण वो ज़्यादा इनोवेशन, ज़्यादा एक्सपेंशन का रिस्क नहीं ले पाता है, इसलिए इसके बिजनेस का कोई ग्रोथ नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। मैनेजमेंट की एबिलिटी भी बहुत कम होती है। अकेला आदमी क्या क्या करेगा, सारा काम तो कर नहीं सकता, उसी को सब कुछ करना है, परचेजिंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग, सब कुछ काम उसी को करना है। इट इज़ रेयर टू फाइंड एन इंडिविजुअल हु एक्सेल ऑल दिज एक्टिविटी। सारे काम वो खुद करेगा ऐसा कोई आदमी मिलना मुश्किल है। डिसीजन मेकिंग में नॉट बी बैलेंस, इसलिए डिसीजन जो भी लिया जाता है वो बैलेंस नहीं होता है, गलत डिसीजन भी हो जाता है। अकेला ही मुझे सब कुछ करना है, अकाउंट भी हमें ही मेंटेन करना है, डिसीजन भी हमें ही लेना है, रिपोर्ट भी हमें ही बनाना है, सब काम हमें ही करना है, तो कभी कभी गलत डिसीजन भी हो जाता है। ऑल्सो ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज सोल प्रोप्राइटर में नॉट बी एबल टू एम्प्लॉय एंड रिटेन टैलेंटेड एंड एम्बिशियस एम्प्लॉय। और इसके पास पैसा भी कम होता है, ये अच्छा मैनेजर रख ले, अच्छा अकाउंटेंट रख ले, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा टैलेंटेड या एम्बिशियस एम्प्लॉय रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर उसको पेमेंट करना पड़ेगा और इसके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, कैपिटल कम होता है, पेमेंट नहीं कर पाएगा ये। तो ये सारी प्रॉब्लम इसके साथ है, सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ। तो सोल प्रोप्राइटरशिप सफ़र फ्रॉम वेरियस शॉर्ट कमिंग्स, बहुत सारी बुराइयां हैं, अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ऑप्ट फॉर दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन बहुत सारे लोग इसी को ऑप्ट करते हैं। क्यों ऑप्ट करते हैं? सबसे पहला कारण ये है कि इनहेरिटेंट इसके एडवांटेज हैं। क्या क्या एडवांटेज हैं? इट रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल, कम कैपिटल में बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, आसानी से आप शुरू कर सकते हैं। जिस बिजनेस को छोटे स्केल पे करना है उसके लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कस्टमर का डिमांड अगर पर्सनलाइज है तो वहाँ पे भी इसको अच्छा माना जाता है, तो इसलिए लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ ही सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।